देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में अगले 1 घंटे तक आपको आपकी फिक्र से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले गौर करते हैं हमारे आज के सेगमेंट्स पर। हॉटस्पॉट न्यूज टॉप 9 से शुरुआत होगी, उसके बाद फिक्र का जिक्र और फिर होगा फिक्रनामा। रेड अलर्ट एक नया सेगमेंट है, कोरोना पॉजिटिव कोरोना क्रिमिनल, वो दिखाएंगे। फिर जो है सो है बताएंगे दिनेश गौतम। लेकिन सबसे पहले 9 बजे की शुरुआत हॉटस्पॉट टॉप 9 के साथ। हमें फिक्र इसलिए अब आपको आपके शहर के हॉटस्पॉट इलाकों का अपडेट देंगे। हॉटस्पॉट टॉप 9 दिखाने से पहले हॉटस्पॉट हेडलाइन। सबसे पहले हॉटस्पॉट नंबर 1 मुंबई की बात करते हैं। संक्रमितों की संख्या 10,700 के पार, अब तक 412 लोगों की मौत हो गई है। हॉटस्पॉट नंबर 2 दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 5,500 के पार, 65 की मौत। हॉटस्पॉट नंबर 3 अहमदाबाद में अभी तक जो हालात हैं, करीब 5,000 के नजदीक संक्रमित, 321 की मौत, 24 घंटे में 23 की मौत। हॉटस्पॉट नंबर 4 गुजरात का ही शहर सूरत, यहां पर 800 के नजदीक पहुंचा कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा, 37 की मौत। हॉटस्पॉट नंबर 5 इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में 1600 के ऊपर संक्रमित, 81 की मौत। हॉटस्पॉट नंबर 6 भोपाल में 605 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या, 20 की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 7 उज्जैन में 198 संक्रमितों की संख्या, 42 की जान गई। हॉटस्पॉट नंबर 8 जयपुर में संक्रमितों की तादाद 1,103, 52 की मौत। हॉटस्पॉट नंबर 9 आगरा में 670 लोग संक्रमित, जिसमें से 16 लोगों की गई जान। हॉटस्पॉट नंबर 10 कानपुर में 292 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 6 लोगों ने तोड़ा दम। और हॉटस्पॉट हेडलाइन के बाद हॉटस्पॉट टॉप 9, जहां हम आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ हॉटस्पॉट शहरों का हाल। देश की रक्षा में तैनात अर्धसैनिक बलों पर कोरोना कहर बरपा रहा है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बीएसएफ के 2 जवानों की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में ही तैनात आईटीबीपी के 37 जवानों का टेस्ट पॉजिटिव आया है। मुंबई एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ जवान ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की मौत के मामले में भारी लापरवाही सामने आई है। तबीयत बिगड़ने के बावजूद अमित को कोरोना सेंटर में भर्ती नहीं किया गया। बाद में डीसीपी के दखल के बाद कोरोना टेस्ट किया गया, जिसके बाद आरएमएल अस्पताल ले जाते वक्त अमित ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना के मामले में डबल होने की रफ्तार बढ़ गई है। पहले 13 दिन में मामले डबल हो रहे थे, अब 11 दिनों में केस दोगुने हो रहे हैं। मरीजों की संख्या 5,532 पहुंच गई है। दिल्ली एनसीआर में भी कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है। नोएडा में आज 10 नए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं गुरुग्राम में आज फिर कोरोना के 13 नए मरीज बढ़े हैं। बता दें कि ऑरेंज जोन में आने के बाद गुरुग्राम में 62 केस बढ़े हैं। मुंबई कोरोना का एपिसेंटर बन गया है। यहां एक दिन में 769 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की तादाद 10,714 पहुंच गई। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 7 कर्मचारियों और 72 कैदियों का टेस्ट पॉजिटिव निकला है। महाराष्ट्र के पुणे भी हॉटस्पॉट सेंटरों में से एक है। यहां 99 नए मरीज सामने आए हैं। पॉजिटिवों की संख्या 2300 के पर पहुंच गई है। अब तक 127 लोग दम तोड़ चुके हैं। अहमदाबाद में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहां 291 और नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद मरीजों की तादाद 4,729 पहुंच गई है। अब तक 298 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। 18 नए मरीज आने के बाद संक्रमितों की संख्या 1,700 के नजदीक, अब तक 83 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। आज 18 और केस मिलने के बाद संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 793 पर पहुंच गया। बता दें कि कश्मीर में 725 जबकि जम्मू में 68 लोग बीमार हैं। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि आज आपकी फिक्र की कौन कौन सी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे वाइजैक की जहरीली गैस कांड की। सोचने की बात यह है कि शहर शहर में जो जहर मौजूद है, उससे आप कैसे बचेंगे। दिल्ली में एक सिपाही को पता ही नहीं था कि वो कोरोना का इलाज कराने कहां जाए। दर दर भटकने के बाद उसकी मौत हो गई। फिक्र यह है कि क्या आपको पता है कि आप कहां जाएंगे। गाजियाबाद का डॉक्टर दिल्ली नहीं जा सकता, और मुंबई में भी कुछ ऐसे ही हालात। सवाल है कि आखिर दिल्ली मुंबई की टेंशन कौन बढ़ा रहा है। आज हम ममता बनर्जी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। पश्चिम बंगाल में
टेस्ट कम डेथ ज्यादा है। आज 9:30 बजे अपने खास सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे लॉकडाउन की लाइफलाइन, कैसे भारतीय डाक के वीर लॉकडाउन में आपको आपकी फिक्र करते हैं। आज की सबसे बड़ी फिक्र करने वाली खबर है विशाखापट्टनम की। यहां एक केमिकल प्लांट से लीक हुई जहरीली गैस ने 11 लोगों की जान ले ली और 5000 से ज्यादा बीमार हो गए हैं। फिक्र की बात यह है कि एक ऐसा खतरा है जो हर शहर में मौजूद है। आपको सबसे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप कैसे लोग बेहोश पड़े, कैसे लोग अस्पताल की ओर भाग रहे हैं। चारों ओर बेहद भयावह मंजर नजर आ रहा है। देखने से लगता है कि यह ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर 36 साल पुराने 1984 के भोपाल गैस कांड की है। लेकिन ये भोपाल गैस त्रासदी की तस्वीर नहीं है, ये विशाखापट्टनम की तस्वीर है जहां आज भोपाल जैसी तस्वीर दिखी। फिक्र की बात यह है कि अभी हमने आपको जो तस्वीर दिखाई है वो आज के भारत की है, लेकिन देखने से लगता है जैसे 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटना खुद को दोहरा रही है। इन तस्वीरों को देखिए, ये आज 3.5 दशक पहले की तस्वीर है। आज से 36 साल पहले की तस्वीर, जब भोपाल में 2 और 3 दिसंबर की रात यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। इसके बाद ये जहरीली गैस पूरे शहर की हवा में घुल गई। हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी त्रासदी ने पलक झपकते ही 3,500 जिंदगियां छीन ली और 1 लाख से ऊपर ऐसे लोग थे जो जिंदगी भर के लिए जहरीली गैस की वजह से बीमार हो गए। आज विशाखापट्टनम में हुई घटना भोपाल जितनी बड़ी नहीं है, भोपाल जितनी बेरहम नहीं, लेकिन इस घटना में भी भोपाल जैसे ही हादसे की झलक दिख रही। भोपाल में साउथ कोरिया की LG केमिकल नाम की एक कंपनी, LG केम नाम की एक कंपनी है। इस कंपनी में रबड़ और रेजिन बनाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में ये भी कंपनी बंद थी और अब इसे खोलने की तैयारी चल रही थी। इसी तैयारी में रात 3 से 3:30 बजे के बीच गैस लीक होने लगी और नींद में ही लोग बेहोश होने लगे। अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये फिक्र बड़ी है और इन तस्वीरों को देखना आपके लिए जरूरी है। गैस लीक होने के बाद बेहोश हुए बच्चों की तस्वीर है। किसी मां ने अपने बच्चे को उठा रखा है, किसी बच्चे को पिता ने उठा रखा है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कहां जाएं, क्या करें। केमिकल प्लांट से स्टायरीन वेपर लीक हुआ था। स्टायरीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करता है, जिससे सिरदर्द, कमजोरी और अवसाद पैदा होता है। विशाखापट्टनम में जब यह जहरीली गैस लीक हुई तो यह आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में फैल गई और आप देख सकते हैं कि कैसे लोग घरों से बाहर भागे और बेहोश हो गए। लोग फुटपाथ पर बेहोश होकर गिरने लगे और इनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। अब गैस लीक होने के बाद मची अफरा तफरी का वीडियो देखें। कैसे लोग अस्पताल की ओर भाग रहे हैं, एम्बुलेंस के लिए लोग परेशान हैं। दरअसल जब गैस लीक हुई तो लोगों से घरों में ही रहने को कहा गया। लोगों से कहा गया कि वो अपने घर के AC बंद कर दें, नाक पर गीला रुमाल रख लें, ठीक वैसे ही जैसे भोपाल गैस त्रासदी के वक्त हुआ था। लेकिन जब लोग बेहोश होने लगे तो उनके पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जब लोग रात में सो रहे थे तभी LG केमिकल नाम की कंपनी से जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। जैसे जैसे हवा तेज होती गई, ये जहरीली गैस फैलती गई, लोगों का दम घुटने लगा, लोग बेहोश होने लगे। क्या है पूरी घटना? 12.5 घंटे तक कैसे शहर में जहर घुलता रहा, आइए देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के किनारे उत्तर पूर्वी समुद्री तट पर बसा विशाखापत्तनम, जिस जिले के सारे 14 औद्योगिक इलाकों में महीने भर से गतिविधियां ठप थीं। लॉकडाउन में सब कुछ लॉक था, मौसम शांत था, हवा साफ थी। बुधवार की रात 3:30 बजे अचानक ही शहर में जहरीली गैस फैलने लगी। आधी नींद में सोए लोगों के सांस उखड़ने लगी, लोग बेहोश होकर गिरने लगे। ये सुबह की तस्वीर है जब लोगों में अफरा तफरी मची थी। लोग अस्पताल की ओर भाग रहे थे, भागते भागते बेहोश होकर गिर रहे थे।
जो लोग सड़कों पे थे वो चलते चलते गिर पड़ रहे हैं, और जो लोग घरों में थे वो भी चक्कर खा के घरों में गिर गए। और जहां तक बात इस कंपनी की लापरवाही की है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी सरकार विशाखापट्टनम पुलिस ने इस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाया है। देखिए, यहाँ तक कि जानवर, परिंदे भी इस गैस का शिकार हुए और उनकी भी मौत हो गई। तकरीबन इस कंपनी के 5 किलोमीटर तक इसका असर है। दहशत और बेचैनी इस कदर की जब गैस ने हवा में जहर घोला तो लोगों को लगा कि शायद कोरोना हवा में फैल चुका है। कंपनी की इस लापरवाही को लेकर अब राज्य सरकार ने भी बहुत सख्ती के साथ उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की। अब सरकारी हॉस्पिटल अगर पूरी तरह ट्रीटमेंट के लिए तैयार नहीं है तो आसपास वाले जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी भी मदद लिया जाए, ताकि ये तादाद को घटाने की कोशिश की जाए, ताकि जो लोग बीमार हो रहे हैं, जो लोग बेहोश हैं, उनको जल्दी जल्दी उनका कंट्रोल हो सके। आखिर सुबह 9 बजे के करीब केंद्र और राज्य सरकारें हरकत में आई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने लोगों की जान बचाने के लिए टीम लगाई और दोपहर 2 बजे तक वाइजैग भी जा पहुंचे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, लेकिन तब तक जहरीली गैस असर कर चुकी थी। सुबह 10 बजे तक 8 लोगों के दम तोड़ने की खबर आई और दोपहर 12 बजे तक आंकड़ा 10 तक जा पहुंचा। शाम तक ये संख्या 11 हो गई। लेकिन फिक्र की बात यह है कि 11 घंटे 30 मिनट तक एलजी केम से गैस लीक होती रही। सुबह 3:30 बजे जहरीली गैस लीक होना शुरू हुई थी। दोपहर 3 बजे तक गैस लीकेज लगभग खत्म हो गई। सवाल उठता है कि विशाखापत्तनम में भोपाल जैसी गैस त्रासदी की जो झलक दिखी, वो खतरा देश में कहां कहां मौजूद है? क्या आपका शहर महफूज है? फिक्र की बात यह है कि वाइजैग जैसा ये जहर हर शहर में मौजूद है। आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि 5 किलोमीटर के दायरे में कहीं आपके लिए भी तो कोई हादसा इंतजार नहीं कर रहा है। और अगर आपने सोचा कि ऐसी घटना की शिकार आप नहीं हो सकते तो यह आपकी गलतफहमी के सिवा और कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली और एनसीआर में 14 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, मुंबई में 7, बेंगलुरु में 18 और तमिलनाडु में 14 SEZ, जबकि कर्नाटक में 31। दिक्कत यह है कि आप इन SEZ से दूर भी नहीं रह सकते, क्योंकि ये कंपनियां हमारी रोजी रोटी का जरिया है। लेकिन जब ये ही जरिया जान लेने लगे तो इसकी फिक्र कौन करेगा? अब लौटते हैं दिसंबर 1984 के भोपाल गैस त्रासदी की ओर, जिसे आज तक दुनिया का इतिहास में सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा गिना जाता है। इस त्रासदी के वक्त देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह, केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस केस में जिस तरह से पीड़ितों को पूरा न्याय आज तक नहीं मिला, वो आज भी हिंदुस्तान पर काला दाग है। आरोप लगे कि इस केस के मुख्य आरोपी एंडरसन को भी सरकारी तंत्र के जरिए भागने का मौका मिल गया। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस हादसे में मारे गए 3,500 लोगों के घर वालों को मुआवजे के नाम पर मूंगफली थमा दी गई। आज भी इस हादसे के बाद हजारों लोग बीमार हैं, वो मुआवजे के लिए भटकते रहे। इसीलिए TV9 भारतवर्ष उम्मीद करता है कि विशाखापट्टनम जहरीली गैस कांड की विस्तृत जांच हो, इस हादसे के जिम्मेदार लोगों की पहचान हो और कंपनी से पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुआवजा दिया जाए। और यह सब सीमित समय सीमा के अंदर हो, भोपाल त्रासदी की तरह 36 साल ना लगे, क्योंकि हिंदुस्तानियों की जान सस्ती नहीं है और इसकी फिक्र सरकारों को करनी चाहिए। भारत के हर कोने में, हर इंडस्ट्रियल जोन में वाइजैग छिपा हुआ है। ऐसी जगहों पर कड़े नियम निर्धारित किए जाने चाहिए और उनका पालन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे हादसे रोकने के लिए जनता नहीं लड़ सकती, सरकार और सिस्टम को ही लड़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं उस खबर की ओर जिसकी चपेट में पूरा देश और पूरी दुनिया है। कोरोना की सबसे बड़ी फिक्र की बात करते हैं। खबर दिल्ली से है जो आपका दिल भी दहला देगी और शर्मसार तो करेगी ही। आप सोच रहे होंगे कि अगर आपको कोरोना हो गया हो और सरकार ने उसके इलाज की व्यवस्था कर रखी, लेकिन उस समय उस व्यवस्था तक पहुंचने में आप क्या करेंगे, इसकी कलई दिल्ली पुलिस के एक जवान की मौत ने खोल दी। दिल्ली पुलिस का यह जवान इलाज के लिए दर दर भटकता रहा, उसका साथी उसे लेकर घूमता रहा, लेकिन उन्हें आखिर तक नहीं पता लगा कि उन्हें इस हाल में जाना कहां चाहिए। इसी दौड़ भाग में जवान की मौत हो जाती है, मानो हमने एक सिपाही को कोरोना की बलि चढ़ा दिया। यह मौत रोकी जा सकती थी, कैसे, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि एक कोरोना योद्धा की दर्दनाक मौत कैसे हुई। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित कुमार सिर्फ
31 साल के थे। मेडिकली तो उनकी मौत कोरोना वायरस से हुई है, लेकिन हकीकत यह है कि इतनी कम उम्र में एक जवान पुलिस वाले को मेडिकल सिस्टम में मौजूद लापरवाही के वायरस ने मारा है। सोमवार यानी 4 मई की शाम तक कांस्टेबल अमित ठीक ठाक थे, लेकिन रात में अचानक तबीयत बिगड़ी और 24 घंटे के अंदर ही उनकी मौत हो गई। लेकिन उन 24 घंटों में कांस्टेबल अमित के साथ जो कुछ भी हुआ, दुआ कीजिए कि वो आपके साथ, आपके किसी अपने या किसी के भी साथ ना हो, क्योंकि कांस्टेबल अमित की मौत की कहानी बहुत डरावनी है और बताती है कि कोरोना वायरस किस कदर खतरनाक है, और उससे भी ज्यादा खतरनाक है वो लापरवाही जो कांस्टेबल अमित के साथ बरती गई। कांस्टेबल अमित दिल्ली के भरतनगर थाने में तैनात थे। वो सोमवार शाम ड्यूटी करके लौटे, तब उन्हें हल्का बुखार आया और वो दवा लेकर सो गए, लेकिन रात 2 बजे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। मंगलवार सुबह तड़के उन्हें अशोक विहार में कोरोना सेंटर ले जाया गया। वहां पर क्या हुआ, ये सुनिए बीमार कांस्टेबल अमित को लेकर भटक रहे उनके साथी कांस्टेबल की जुबानी। सेंटर बना रखा है मगर जी इसका ज्यादा तकलीफ बढ़ती है चलेगी, मतलब कम ना होगी जे टाइम पे। हाँ बढ़ती है चलेगी एकदम। वो इन बोले भाई हम टेस्ट कर सके हैं, मगर जी हमने एडमिट करवाना, इसका तकलीफ ज्यादा है। हाँ तो उसका मतलब ना है भाई रिपोर्ट आए ताकि बाद में आप टेस्ट कर लो, लेकिन एडमिट करवाना है। हाँ एडमिट है बोले अम्बेडकर में दे जाओ भाई। सुना आपने, जिस वक्त कांस्टेबल अमित को इलाज की जरूरत थी, उस वक्त कैसे उन्हें दूसरे अस्पताल जाने के लिए कहा गया। वो भी तब जब कांस्टेबल अमित में बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे कोरोना संक्रमण के साफ लक्षण थे, लेकिन फिर भी उन्हें अशोक विहार के कोरोना सेंटर से अंबेडकर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। उसके बाद उन्हें वहां से करीब 9 किलोमीटर दूर अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया। वहां भी कहा गया कि वो अमित को एडमिट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक उसने अपना कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया है। कांस्टेबल अमित को इसी बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल लेकर आए। यहाँ पर जो डॉक्टर उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने कांस्टेबल अमित को एडमिट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि तब तक कांस्टेबल अमित का कोविड का टेस्ट नहीं हुआ था। तो लिहाजा यहाँ के डॉक्टर्स ने सलाह दी कि पहले अमित का कोविड का टेस्ट कराया जाए और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही उसको यहाँ एडमिट किया जा सकता है। इस बीच भरतनगर एसएचओ लगातार कांस्टेबल अमित और उसके साथियों के संपर्क में थे। एसएचओ ने अमित को वहां से 9 किलोमीटर दूर दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाने के लिए कहा। विडंबना देखिए, वो हॉस्पिटल उस थाने के सामने ही है जहां कांस्टेबल अमित तैनात थे। अमित को उसके बाद ठीक यहाँ से जो चंद कदमों की दूरी पर आप ये जो देख रहे हैं, ये दीपचंद बंधु हॉस्पिटल है, यहाँ लाया गया। हालांकि यहाँ पर सैंपलिंग होती है, यहाँ पर कोविड का टेस्ट होता है। अमित यहाँ पर आए, यहाँ के डॉक्टर्स ने अमित को सलाह दी पहले टेस्ट करवाने की। कोरोना टेस्ट का हवाला देकर दीपचंद बंधु अस्पताल ने भी कांस्टेबल अमित को एडमिट नहीं किया। वो भी तब जब दीपचंद बंधु अस्पताल में कोविड टेस्टिंग की सुविधा है। वहां उसका टेस्ट भी हो सकता था और एडमिट भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुनिए कांस्टेबल अमित के साथी की जुबानी। दीपचंद बंधु ले जाए पीछे उन्हें भाई ड्यूटी कांस्टेबल तो कह दी, पूरे कोरोना टीम बैठे थी, उन्हें दवाई दुई दे दी। अरे अशोक विहार में सेंटर बना रखा है नॉर्थ वेस्ट में चेकअप का, उड़ेगा रेफर कर दिया भाई उड़े टेस्ट करवाओ। हमने तो वड्डी में गोली दिगाली दे दी थी, गोली दे पीछे देख भाई इसका आराम सा होया। बोला ना ये तो सांस सा हमारा हाल ना गया यार, ठीक सा आराम हो गया। पूरे 1.5-2 घंटे में भाई कैसन क्या है, उनके मरीज पूरे हो गए जिनका कितना का टेस्ट करना था एक दिन में। सुना आपने, एक फ्रंट लाइन वॉरियर, एक पुलिसकर्मी जिसे दूसरे पुलिसकर्मी लेकर पहुंचे, तब भी उसका टेस्ट नहीं हो पाया, क्योंकि उस दिन का टेस्ट करने का कोटा पूरा हो चुका था। यकीन ही नहीं आता। थक हार कर उसके बाद अमित के साथी कांस्टेबल अस्पतालों के चक्कर काट कर फिर उसी जगह पहुंचे जहां से ये खौफनाक कहानी शुरू हुई थी,
वापस अशोक विहार कोरोना सेंटर जाकर कोविड टेस्ट कराया गया और वहां से कांस्टेबल अमित को घर भेज दिया गया, जबकि उनमें कोरोना के लक्षण साफ साफ दिख रहे थे। मजबूरी में अमित को उनके साथी घर ले आए, लेकिन शाम होते होते उनकी तबीयत और बिगड़ गई। डीसीपी और एसएचओ के कहने पर अमित के साथी उसे सीधा आरएमएल के लिए लेकर निकल पड़े, लेकिन बीच रास्ते में ही अमित की तबीयत और ज्यादा खराब होनी शुरू हो गई। लेकिन आरएमएल अस्पताल पहुंचने से पहले ही अमित ने रास्ते में दम तोड़ दिया। तो फिक्र यह है कि आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो सारी सरकारों को एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए और उस प्रक्रिया में यह बताना चाहिए कि कोरोना संक्रमण का शक होने पर पहले किसको संपर्क करें, यानी किस नंबर पर फोन करें या किस ईमेल आईडी पर संपर्क करें, जिससे यह पता चल सके कि सबसे करीबी टेस्टिंग सेंटर कहां है। वहां पर आनाकानी होने पर समाधान के लिए किससे शिकायत करें, कोविड अस्पताल कहां कहां, यह जानकारी राज्य, शहर और जिला प्रशासन आम लोगों तक पहुंचाए। एसओपी की सारी जानकारियां सार्वजनिक करें ताकि हर किसी को पता रहे। टीवी9 भारतवर्ष की सभी राज्यों की सरकारों से अपील है कि इन सब चीजों पर फौरन ध्यान दें ताकि अब कोई और कांस्टेबल अमित की तरह अपनी जिंदगी ना गंवा बैठे, क्योंकि जब कांस्टेबल अमित को और उनके साथियों और उनके आला अफसरों को ही इस बात की पूरी जानकारी नहीं थी कि क्या किया जाए, तो फिर आम लोगों की तो पूछिए मत। जब तक स्थानीय सरकारें ये नहीं करती तब तक के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं जानकारी पाने का। आप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट www.mohfw.gov.in पर जाकर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज पर क्लिक करें, जहां हर राज्य के हेल्पलाइन नंबर मौजूद हैं। आगे बात करेंगे फिक्रनामा की। दिल्ली और मुंबई के दुश्मन कौन है, किसने इन दो महानगरों के एंट्री पॉइंट पर दीवार खड़ी कर रखी है। महानगरों में रहने वालों के लिए एक बड़ी फिक्र की खबर। पिछले 50 साल से जो विकास की रूपरेखा बनी है वो ये कि केंद्र में एक बड़ा और मजबूत शहर और उसके इर्द गिर्द पनपे सैटेलाइट शहर, जिनको अर्बन क्लस्टर्स भी कहा जाता है। आज के आधुनिक शहरी जीवन शैली में इनका वजूद काफी बढ़ गया है। ये सीमा विहीन हो गए हैं, मतलब यहाँ के रहने वाले लाखों लोग मुख्य शहरों में काम करते हैं और मुख्य शहरों में रहने वाले यहाँ काम करते हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का ही एक मिसाल लेते हैं। यहाँ एनसीआर में दिल्ली से सटे सूबे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई शहर शामिल हैं। एनसीआर में 4 करोड़ 70 लाख से ज्यादा आबादी है। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर का 3% से भी कम हिस्सा कवर करती है। साल 2011-12 में देश की जीडीपी में एनसीआर का हिस्सा 7.5% था। कह सकते हैं कि आर्थिक लिहाज से यह क्षेत्र एक सोने की मुर्गी है और उसका ख्याल रखना सभी शहरों की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि यहाँ ऐसे लाखों लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं और एनसीआर के शहरों में काम करते हैं, और इसी तरह यहाँ रहने वाले लाखों लोग दिल्ली में काम करते हैं। इनके बीच आमतौर पर सीमाएं खुली रहती हैं क्योंकि इसकी पहचान एक ही बड़े शहर के तौर पर होती है। लेकिन कोरोना काल में दिल्ली के पास गाजियाबाद, फरीदाबाद में बॉर्डर पर दीवारें खड़ी की जा रही हैं, गुड़गांव में सड़कें खोदी जा रही हैं और बैरिकेड ऐसे लगाए जा रहे हैं जैसे किलेबंदी कर दी गई हो। ठीक इसी तरह मुंबई से भी काम करके लौट रहे लोगों को मुंबई महानगर क्षेत्र में रोका जा रहा है। दिल्ली का एनसीआर, मुंबई का एमएमआर यानी मुंबई महानगरीय क्षेत्र, ऐसे ही ग्रेटर कोलकाता, ग्रेटर बेंगलुरु, ग्रेटर हैदराबाद, ग्रेटर चेन्नई, ऐसे कई शहर हैं जो आज के अर्बन क्लस्टर्स हैं और इनका वजूद कई किलोमीटर दूर एक सेंट्रल सिटी यानी केंद्रीय शहर पर टिका होता है। सालों तक एक नाड़ी से बंधे ये शहर आज इसे अपने शरीर से काट रहे हैं। कैसे? सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले बात गाजियाबाद की। गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपील की है कि गाजियाबाद में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या में जो वृद्धि हुई है उसका सबसे बड़ा कारण जनपद गाजियाबाद से जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वो रात्रि में वापस दिल्ली से गाजियाबाद आ रहे हैं और दिल्ली से उन्हें संक्रमित होने का अधिक खतरा रहता है। इसके लिए वो फिलहाल कुछ समय यानी लॉकडाउन की अवधि तक दिल्ली में ही रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करें।
एक तरफ पूरा देश डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा योद्धा मान रहा है, इनका ऐतिहासिक सम्मान कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इनके बारे में इस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि जब ये अस्पताल से घर लौटते हैं तो संक्रमण फैला सकते हैं। और ये फरमान सुनाने वाले सीएमओ खुद भी एक डॉक्टर है। गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की इस अपील को नगर आयुक्त ने भी आगे बढ़ा दिया। आपको याद होगा कि देश भर में जब मकान मालिकों ने कोविड डॉक्टर्स और नर्स को घर खाली करने के लिए मजबूर कर रहे थे, तब केंद्र और बाकी सरकारों ने इसे गैर कानूनी करार दिया। लेकिन पहले जो जाहिलियत मकान मालिक दिखा रहे थे वही अब प्रशासन कर रहा है। जबकि इक्के दुक्के केस को छोड़ दें तो डॉक्टर से संक्रमण का फैलाव ना के बराबर है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी खबर आई थी कि दिल्ली के अस्पतालों में काम करने वाले कई डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्वास्थ्यकर्मी जब वापस लौटते हैं तो नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसी सीमाओं पर इन्हें रोका जाता है, जिसके चलते ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी और इस समस्या को जल्द से जल्द दूर कराने को कहा। डॉक्टर्स की ही तरह कई जरूरी सेवा देने वाले पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, सरकारी नौकरी करने वाले, व्यापारी और फैक्ट्री मजदूर, लाखों ऐसे लोग हैं जो कामकाज के लिए रोजाना दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे आसपास के शहर और इन शहरों से दिल्ली आते जाते हैं। लेकिन अगर सीमा पर इन्हें रोका जाएगा तो फिर कोरोना काल में जरूरी सामान और सेवाएं दिल्ली में करीब 2 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचेगी? इस फिक्र को लेकर टीवी9 भारतवर्ष ने बड़ी पड़ताल की। एनसीआर की अलग अलग सीमाओं की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमें ऐसी कई समस्याएं मिली जो कोरोना काल में एनसीआर के शहरों को जोड़ने के बजाय उनके बीच दूरी बढ़ा रही है। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव। एनसीआर में ऐसे कई बॉर्डर्स पर बैरिकेड्स लगे हैं जहां आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। मतलब जिनके पास कर्फ्यू पास है या फिर जिन्हें लॉकडाउन में कामकाज की छूट मिली है वो ही इन सीमाओं से आ जा सकते हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि गाजियाबाद में बाकायदा फरमान निकालकर डॉक्टर्स को दिल्ली से वापस लौटने के लिए मना किया गया है। और ऐसे ही केस की पड़ताल के लिए हमारे संवाददाता फरीदाबाद पहुंचे, जहां हमने देखा कि मेडिकल इमरजेंसी होने के बावजूद एक परिवार जो दिल्ली के सरिता विहार से फरीदाबाद जा रहे थे, उन्हें बॉर्डर पर रोका गया। अब आप देखिए कि ये इसमें महिला है, गर्भवती महिला है और इनको यहाँ पर रोका गया है और हरियाणा पुलिस काफ़ी सख्ती दिखा रही है। ऐसे में जो ज़रूरी काम से लोग निकले उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। एक परिवार है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ जा रहे थे इस परिवार को लेकर? मैं मैडम इसको वो क्या नाम, अबॉर्शन है इनका आज का। इसके घर में पति अब ब्लीडिंग हो रही है। इसके दिल्ली से फरीदाबाद जा रहे हैं? दिल्ली इनके घर से लेके आया हूँ मैं फरीदाबाद, 21 सेक्टर डॉक्टर किरण के। तो सोचिए कितना कंफ्यूजन है बॉर्डर पर। फरीदाबाद के डीएम भी मानते हैं कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, खासकर डॉक्टर्स के आने जाने पर रोक लगाने से, लेकिन कहते हैं कि सब कोरोना काल की मजबूरियां हैं। जो लोग दिल्ली के अंदर काम करते हैं उनको टाइम दिया गया था कि आप दिल्ली के अंदर रहिए, वहाँ पर अरेंजमेंट करिए। जो लोग हमारे यहाँ पर काम करते हैं हमने उनको स्पेसिफिक जगह प्रोवाइड करवाई जहाँ पर वो रह सकते हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा था पिछले कुछ समय से कि आपस में इंटरेक्शन करने से, घूमने से काफ़ी सारे केसेस सामने आए थे। तो लोगों का स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा जरूरी है और उसी चीज़ को ध्यान में रखकर ऐसे आदेश किए गए थे। और ये मैं बात मानता हूँ कि कुछ कैटेगरी के लोगों को थोड़ी दिक्कतें हैं। हरियाणा बॉर्डर की एक और तस्वीर देखिए। दिल्ली में हरियाणा से कोई दाखिल ना हो पाए, इसके लिए हरियाणा पुलिस ने नजफगढ़ से सटे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सड़क ही खोद डाली है। अब सोचिए, डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्वास्थ्यकर्मी जो कोरोना काल में देवदूत हैं, उन्हें आसपास के बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं है। इनके अलावा बैंक कर्मी, राज्यों और केंद्र सरकार की नौकरी करने वाले ऐसे लाखों लोग हैं जो एनसीआर में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, लेकिन अब उनके लिए सीमा सील कर दी गई है। मतलब जो जहां नौकरी कर रहे हैं वो उसी इलाके में रहने का इंतजाम कर लें। और ये कोरोना काल की बड़ी फिक्र है। कोरोना का युद्ध चल रहा है, अगर कोरोना वॉरियर्स को इस तरह से रोका जाएगा ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और जब दिल्ली से सुविधा लेनी होती है तब वो सबसे पहले आगे आगे होते हैं। और इस जंक्शन के ऊपर अगर डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को रोकेंगे तो ठीक नहीं है।
मुंबई का हाल भी जुदा नहीं है। यहां भी MMR यानी मुंबई महानगर क्षेत्र में मुंबई से लौटे लोगों पर रोक लगाई जा रही है। आपको बता दें कि मुंबई महानगर क्षेत्र में मुंबई, पुणे, मुंबई, थाने, उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली समेत 9 नगर निगम हैं, जिनमें कुल 18 शहर हैं और आबादी है 2 करोड़ 30 लाख। यहां आसपास के शहरों से करीब 10,000 लोग रोजाना मुंबई नौकरी करने जाते हैं और मुंबई से भी हजारों लोग इन शहरों में काम करने आते हैं। लेकिन 5 मई को डोंबिवली, उल्लासनगर और बदलापुर में उन लोगों के लिए सीमा सील कर दी गई जो मुंबई ड्यूटी करने गए थे। थाने नगर निगम ने भी मुंबई जाने वाले और मुंबई से आने जाने वालों पर रोक लगा दी। कहा जा रहा है कि थाने में कोरोना के 70% केस उन लोगों के हैं जो थाने से मुंबई काम करने जाते हैं। अंबरनाथ नगर निगम ने भी ऐसे ही आदेश जारी किए। ये तब हो रहा है जब मुंबई कोरोना का एपिसेंटर है। यहां 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और डॉक्टरों की बड़ी कमी। इसके लिए सरकार ने 25,000 डॉक्टर्स को तलब किया और कहा है कि कोविड ड्यूटी ज्वाइन करना जरूरी है। लेकिन डॉक्टर्स के अलावा नर्स, दूसरे मेडिकल स्टाफ, सरकारी विभागों में काम करने वाले, वाटर सप्लाई देने वाले, ऐसे कई विभाग के लोग बॉर्डर सील होने के कारण एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पाएंगे और हर किसी के लिए कामकाज वाले क्षेत्र के आसपास ही रह पाना मुमकिन नहीं होगा और मुंबई में तो बिल्कुल ही। फिक्र यह है कि बड़े शहरों के आसपास बसे सैटेलाइट सिटी क्या सिर्फ सुख के साथ ही है, दुख के नहीं? तो जवाब यह है कि जब सैटेलाइट शहरों में जो लोग रहते हैं उनकी देखभाल प्रशासन की जवाबदेही है और यह समझ भी आती है। लेकिन जिस शहर की वजह से इन शहरों का वजूद है उससे दूरी बढ़ाना शरीर से नाभि काटने जैसा है, खासकर कोरोना जैसे आपदा काल में। और NCR एक्ट भी यही कहता है कि हमेशा सभी शहरों को सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए और फिक्र यही है कि यह करार टूटता क्यों दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं रेड अलर्ट की ओर। कोरोना की एक डराने वाली खबर आ रही है। न्यूयॉर्क की एक रिपोर्ट बता रही है कि कोरोना घर में भी घुस रहा है। अब तक यही माना जा रहा है कि लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटीन से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। इसीलिए सरकारें आपसे कह रही थी कि आप घर में ही रहें ताकि कोरोना की चेन तोड़ी जा सके। लेकिन अब न्यूयॉर्क सिटी से बहुत डराने वाली खबर आई है जो बता रही है कि अस्पताल जाने वालों में सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो अपने घर पर बैठे थे। देखिए आखिर ये हुआ कैसे। इस वक्त दुनिया में अमेरिका कोरोना का एपिसेंटर है और अमेरिका में न्यूयॉर्क कोरोना का गढ़ है, जहां अमेरिका के कुल संक्रमितों और मौत के करीब 1/3 मामले रिपोर्ट हुए हैं। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूओमो का कहना है कि न्यूयॉर्क के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, घरों में रहे, लेकिन फिर भी 600 से 1000 नए केस हर दिन सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि संक्रमण का स्रोत कहां है? तो जांच में पता चला है कि नए मरीजों में 66% लोग ऐसे थे जो अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे। मतलब 1000 में 660 मरीज अपने घर में सेल्फ क्वारंटाइन में थे, लेकिन फिर उनको भी संक्रमण हुआ। रेड अलर्ट यह है कि यह जानकारी अब तक कोरोना संक्रमण के बारे में जो आम मान्यता थी उसको पूरी तरह उलट देती है। अब तक यही माना जा रहा था कि कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन और फिजिकल डिस्टेंसिंग से बढ़िया कोई विकल्प नहीं है। अब इस पर शायद दोबारा विचार करने की जरूरत है। मुंबई के सायन अस्पताल से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 125 कोरोना के पेशेंट भर्ती हैं। उसी अस्पताल के अंदर से जो वीडियो सामने आया है उसने सनसनी मचा दी है। वीडियो में दिख रहा है कि अस्पताल के वार्ड में कोरोना संक्रमण से मारे गए लोगों के शवों के बीच ही बाकी मरीजों का इलाज चल रहा था और इस बीच लोगों की आवाजाही भी जारी थी, वो भी किसी सावधानी के बिना। रेड अलर्ट है कि जैसा हमने आपको कल बताया, यह दिखाता है कि मुंबई में जहां 10,500 से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं, वहां अस्पतालों में हालात शायद काबू से बाहर हैं। घर लौटने के लिए बेसब्र मजदूरों को सरकार से राहत भरी खबर मिली। लॉकडाउन के 40 दिन बीतने के बाद मजदूरों को बताया गया है कि अब वो अपने घर जा सकते हैं। सरकार ने ट्रेन भी चलाई, लेकिन मजदूरों की आवाजाही इतनी आसान नहीं है। पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं और अब तक 15,000 से भी कम मजदूरों को ये सुविधा मिली है। मजदूरों के सामने बड़ी फिक्र यह है कि आखिर उनका नंबर कब आएगा, वो कब घर लौटेंगे। इसीलिए एक बार फिर मजदूर उसी तरह सड़क पर निकल पड़े हैं जैसे 25 मार्च के बाद निकले थे। ये रिपोर्ट देखिए।
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके जहन में लॉकडाउन पार्ट 1 के ऐलान के बाद सड़कों पर दिखने वाला दृश्य फिर से घूमेगा। लेकिन ये सभी तस्वीरें ताजा हैं, वो भी उस वक्त की जब प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने ट्रेन और राज्य सरकारों ने स्पेशल बस चलाई है। लेकिन इन मजदूरों की मजबूरी है जो ये फिर से एक बार सड़क पर पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने निकल पड़े हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसकी तह तक भी हम जाएंगे, लेकिन पहले मानवीय पहलू से इस मजबूरी को समझिए। तपती दोपहर में सड़क पर पैदल सफर करते मजदूरों की यह तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। इन्हें अभी सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण इनके पास राशन खत्म हो चुका है, काम न मिलने पर पैसे भी खत्म हो गए और अब तक बंधा सब्र का बांध भी टूट गया। वहाँ पे मर जाते तो वैसे ही फेंक देता, गटर में कहीं भी फेंक देता, लेकिन अपने घर पे मरेंगे तो थोड़ा बहुत। कौन है परिवार में? परिवार में मेरा मम्मी पापा बीवी बच्चे सब है। क्या करते सर, वहाँ बैठे और रोटी पानी कुछ नहीं व्यवस्था था, जब तक काम चला तब तक था। रास्ते में 2-3 बार तो पुलिस वाले ने दिए खाना, ठीक है, और जो लंगर लगा रखे वो लोग के साथ में खाना खाए। प्रवासी मजदूरों की ये तस्वीर महाराष्ट्र के ठाणे की है। यहाँ से मजदूर यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के ही दूसरे शहरों तक पैदल सफर तय कर रहे हैं। परेशानी ये है कि सरकार ने साधन तो दिए, लेकिन पुलिस और मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए इन्हें इस कंगाल हाल में भी भटकना पड़ रहा है। इसलिए मजदूर बीवी बच्चों समेत 1600 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े। व्यवस्था बनाने वाले सरकारी और प्रशासनिक तंत्र से जब विश्वास उठता है तो ऐसी ही तस्वीर नजर आती है, जैसे इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिख रही है। सैकड़ों मजदूर अपने मूल राज्य पैदल लौटते दिखे। 15 दिन पहले तेलंगाना के हैदराबाद से निकले इन मजदूरों में से कुछ का ठिकाना यूपी का गोरखपुर है तो कुछ का बिहार। हैदराबाद से कितने दिन से चल रहे हो? 15 दिन से। 15 दिन से? हाँ। क्यों, कोई रास्ता साधन नहीं मिला क्या? रास्ता साधन मिलती लेकिन कोई बैठाता नहीं। हैदराबाद से। आप भी हैदराबाद से हैं? क्या करते हैं हैदराबाद में? सेटरिंग का काम करते थे, रूम वाला निकाल रहे थे रूम से। अच्छा। खाने पीने की तकलीफ थी। कोई पैदल सैकड़ों किलोमीटर का सफर कर रहा है तो कोई साइकिल पर लौट रहा है। तस्वीर यूपी के चित्रकूट जिले की है। इन भूखे और मजबूर मजदूरों में से कुछ मुंबई, पुणे, कुछ सूरत और कुछ बेंगलुरु से आए हैं और इनका घर अब भी दूर है। चित्रकूट में इस यात्रा का पड़ाव 22वें दिन का है। बिहार की सड़कों पर भी ऐसा ही मंजर है और ये तस्वीर सासाराम जिले की है। हाथ और कंधे पर टंगे बैग, चेहरे पर निराशा, हताशा और टूटे हुए सब्र की खींच। ये सभी बनारस से पैदल ही पश्चिम बंगाल और राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए पैदल निकले। रोजी रोटी का संकट और भूख हर इंसान को अपने घर की याद दिलाती है। यूपी के प्रतापगढ़ में दिखने वाले प्रवासी मजदूरों के साथ भी यही हुआ। ट्रांसपोर्टेशन बंद है, कुछ सुविधा सरकार ने दी है लेकिन इन्हें नहीं मिली, इसलिए कोई पैदल, कोई साइकिल पर और कुछ मोटर बाइक के जरिए मुंबई के भिवंडी से अपने घर की तरफ रवाना हो गए। अब महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सोचेंगे कि अगर सरकार ने साधन मुहैया कराया है तो फिर इतनी बड़ी तादाद में मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर क्यों हुए। ये वो मजदूर हैं जिनमें से कई को यूपी और बिहार तक का सफर ऐसे ही तय करना है। एक और तस्वीर यूपी के ही गोंडा जिले की है। यहाँ सड़कों पर दिखने वाले तमाम मजदूर बिहार के हैं। सिर पर सामान की गठरी और पेट खाली, अपने घर पैदल ही चल रही हैं, क्योंकि ना तो इन्हें अब सरकार पर विश्वास है, न ही प्रशासन पर। इनका दर्द ये भी है कि बिहार की सरकार ने उनकी सुध तक नहीं ली। एक और बड़ी फिक्र भी है, मजदूरों का विश्वास टूटना। मजदूरों का सरकार, प्रशासन, फैक्ट्री मालिकों और समाज पर से किस कदर भरोसा टूटा है, ये पलायन उसका प्रतीक है। अब इसका नतीजा ये होगा कि जब इन मजदूरों की शहरों में सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तक ये अपने गांव पहुंच चुके होंगे और इनका भरोसा इतना कमजोर हो गया है कि वे शायद ही वापस आने के बारे में सोचें। और ऐसी स्थिति में देश के सामने अर्थव्यवस्था को चलाने वाले मैन पावर का संकट गहरा जाएगा। पश्चिम बंगाल भी कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, लेकिन उससे निपटने के लिए न तो व्यवहारिक रूप से मौजूद साधनों का इस्तेमाल हो रहा है
ना ही केंद्र सरकार की कोरोना वॉरियर टीम को सहयोग दिया जा रहा है। यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मनमानी चल रही है, जिसका नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता है। अब पश्चिम बंगाल से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक ये राज्य एक नए संकट की तरफ जा रहा है और ये संकट केंद्र सरकार के राज्य सरकार को लिखे गए खत में नजर आ रहा है। क्या लिखा है खत में और क्या है पश्चिम बंगाल का संकट, एक रिपोर्ट। कोरोना संकट से निपटने के लिए सभी राज्यों की सरकारें केंद्र की गाइडलाइंस को मानते हुए सहयोग की भावना से महामारी के खिलाफ लड़ रही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार केंद्र की मदद तो दूर, उससे वाक युद्ध में उलझी है। अब केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ममता सरकार को खत लिखकर फटकार लगाई है और यह फटकार पश्चिम बंगाल में भविष्य के लिए संकट के लिए। खत में लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना की रोकथाम के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया। इससे कोलकाता और हावड़ा में कुछ इलाकों में एक खास समुदाय को प्रतिबंधों के उल्लंघन की छूट दी है। इसी खास समुदाय ने ढील मिलने के बाद पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया है। इसके अलावा रिक्शा चलाने वालों, क्रिकेट खेलने और नदियों में नहाने के लिए जाने वालों को दी गई छूट पर भी आपत्ति जताई गई है। दरअसल केंद्र ने यह आकलन 2 अलग अलग मंत्रालयों, केंद्रीय समिति की उस रिपोर्ट के आधार पर की है जिन्होंने पश्चिम बंगाल का दौरा कर कोरोना से निपटने के तमाम इंतजामों का जायजा लिया था। अब यह भी समझिए कि केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल को बार बार क्यों फटकार लगाने की जरूरत पड़ रही है। कोरोना संक्रमण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए जांच में तेजी नहीं लाई गई। कोरोना से हुई मौत में दूसरी बीमारी से पीड़ितों को कोरोना संक्रमण से हुई मौत में नहीं गिना गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना के आंकड़े ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के फॉर्मेट में नहीं दिए गए। लॉकडाउन के दौरान भी पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन से अलग हटकर कई मौकों पर ढील दी थी। हालांकि जब ममता सरकार पर हर तरफ से दबाव बढ़ा तब उन्होंने ICMR के फॉर्मेट में आंकड़े देने शुरू किए। ममता जी काम कर रहे हैं, उनका काम करना देना चाहिए, उनका डिस्टर्ब करना मत चाहिए। राज्य सरकार और ममता जी का जो इमेज है, भाव मूर्ति है, वो उनको मेलाइन करने के लिए तो केंद्रीय टीम, सेंट्रल टीम भिजवा दिया। यहाँ पर PPE मांगी थी ममता जी, हमारा राज्य सरकार यहाँ पर आया है 5000 PPE आया, 5000 ओनली। यहाँ पर किट्स भी ज्यादा नहीं है। यहाँ पर जो किट्स है, किट्स में बहुत गलती किट्स था। लेकिन अब भी उन आंकड़ों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दूसरे राज्यों की तुलना में जनसंख्या के आधार पर टेस्ट बहुत कम हुए और मौत की दर देश में सबसे ज्यादा। एक तुलनात्मक अध्याय देखिए। अब तक महाराष्ट्र में करीब 1,82,000 टेस्ट हुए। संक्रमितों की संख्या 16,700 से ज्यादा है और मौत की दर 3.88% है। दिल्ली में अब तक करीब 72,000 टेस्ट हो चुके हैं। यहां संक्रमितों की संख्या 5,500 से ज्यादा है और मौत की दर 1.17% है। इनके मुकाबले पश्चिम बंगाल में 30,100 के करीब ही कोरोना टेस्ट हुए हैं, जिसके आधार पर संक्रमितों की संख्या 1,450 से ज्यादा दिखाई गई है। राज्य सरकार ने मौत का आंकड़ा छिपाया है, लेकिन असली मौत की दर बंगाल में सबसे ज्यादा 13.2% है। यानी एक तो कम टेस्ट, उसके ऊपर से आंकड़े छिपाना। मृत्यु दर घटाने के लिए संक्रमितों की मौत का कारण दूसरी बीमारी बताना बंगाल के CM ममता बनर्जी की मनमानी के संकेत हैं। और अगर स्थिति ऐसी ही रही तो ये तय है कि जब दूसरे राज्यों में ये संक्रमितों का आंकड़ा गिरने लगेगा, तब भी पश्चिम बंगाल का आंकड़ा संकट बनकर बढ़ता जाएगा। ममता बनर्जी की मनमानी सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के लिए बढ़ने वाले संकट का सबूत खुद ममता बनर्जी ने दिया। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने फेफड़ों की बीमारी से संबंधित केस दिखाए, लेकिन टेस्ट कितने कम हुए इसका खुलासा भी किया। इसे देखिए। ममता सरकार के मुताबिक फेफड़ों से संबंधित बीमारी से जूझने वालों के 5,57,34,955 घरों की निगरानी की गई। इनमें 91,000 लोग 515 इन्फ्लुएंजा से संक्रमित पाए गए। 872 लोगों को फेफड़े से संबंधित बीमारी का पता चला। इनमें 375 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण पाए गए, लेकिन सरकार ने 62 लोगों का ही कोरोना टेस्ट कराया। अब हैरानी की बात यह है कि जिस बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद बता रही हैं कि उनके यहां टेस्ट कम हुए हैं,
वो ये दावा कैसे कर सकती हैं कि पश्चिम बंगाल में दूसरे राज्यों के मुकाबले संक्रमण की दर कम रही या संक्रमण की वजह से मौत कम हुई? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार से सहयोग नहीं कर रही, बल्कि मनमानी कर रही। यह आरोप केंद्रीय टीम का है। ममता बनर्जी की इन मनमानियों के कई सबूत भी पश्चिम बंगाल से सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने पड़ोसी देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना रोकने को कहा, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले जरूरी सामान के कार्गो को भी रोक दिया। केंद्र सरकार ने एक खत लिखकर ममता सरकार के इस फैसले की आलोचना भी की। केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि ममता सरकार के इस रवैये के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुश्किलें भी आ सकती हैं। साथ ही एक चेतावनी भी जारी की कि केंद्र सरकार के कार्गो इस तरह से रोकने पर राज्य सरकार के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को खत लिखकर 24 अप्रैल को ही कार्गो की आवाजाही की जानकारी मांगी थी, लेकिन वो जानकारी अब तक केंद्र को नहीं दी गई है, क्योंकि 2 तस्वीरों में आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार की मनमानी के कारण कार्गो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर खड़े। ममता सरकार ने इन कार्गो को सीमा न लांघने देने का फैसला किया। अब अंदाजा लगाइए कि एक तरफ ममता सरकार को बांग्लादेश से कोरोना संक्रमण का खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद अपने राज्य के आंकड़े छिपा रही। उनकी गंभीरता को इस फैसले से समझिए कि ममता सरकार ने सिलीगुड़ी में 6 कोविड अस्पतालों की निगरानी के लिए एक नेत्र विशेषज्ञ को नियुक्त किया, जबकि यह काम फेफड़ों के डॉक्टर का। और इस फैसले से खुद सिलीगुड़ी के डॉक्टर नाराज हैं, जिन्होंने नेत्र विशेषज्ञ की नियुक्ति रद्द करने की मांग की। फिक्र आपकी में अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट का, जिसका नाम है जो है सो है, दिनेश गौतम के साथ। कोरोना ने एक मौका दिया था सुधरने का। कहते हैं किसी आदत के लगने या छूटने में 21 दिन का टाइम लगता है, और यहां तो 40 दिन दिए गए, मतलब 2 गुना वक्त मिला। कई लोगों को धीरे धीरे इंसानों की तरह रहने की आदत पड़ने भी लगी थी, लेकिन तभी ठेके खुल गए। पूरे किए धरे पर शराब फिर गई। डी एडिक्शन के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, न जाने कितना खर्च करना पड़ता है। ये सब ऑटोमेटिक बिना एक पाई लगाए हो रहा था, लेकिन लोगों ने दिखा दिया कि वो मजबूरी में ही महात्मा बन सकते हैं। गारंटी है इनमें से जो पॉजिटिव पाए जाएंगे और अपनी लापरवाही के लिए गरियाए और लतियाए जाएंगे, वो फिर से कसम खाएंगे नहीं पीने की, जो इसके पहले न जाने कितनी बार खाकर तोड़ चुके हैं। तबलीगियों को मात देने वाली इस तलब लगी जमात के आज नए जाहिल भी नजर आए, जो बीड़ी सिगरेट की दुकान खुलते ही अपने फेफड़ों को धुएं से भर देने के लिए आमादा दिखे। लत गलत होती है ये पता था, लेकिन मत इतनी मारी जाएगी, ना लत वाला सलामत रहने के जतन करेगा, ना उसको इस आदत के लिए धत कहने वाले उसको रोक पाएंगे। मैं इससे अवगत नहीं था। बाकी तो जो है सो है। शराब पीने के लिए इतनी पॉजिटिविटी कहीं कोरोना पॉजिटिव ना बना दे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।